बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 100 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो आज का हमारा सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आज की जो 100 एपिसोड है और ये आप लोगों की जो जूम सेशन आपका जो फेवरेट प्रोग्राम है जिसको हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की मोहब्बतों से, आप लोगों की लाइकिंग की वजह से, आपकी पसंदीदी की वजह से आज ये 100 एपिसोड तक जो है वो पहुंच चुका है। ये आज के जूम सेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज हमारे खुसूसी मेहमान खुसूसी जो है वो आप लोगों के हर दिल अजीज, आपके पसंदीदा शख्सियत मिस्टर सनाउल्लाह मरवत साहब हैं, जो अस्करी सिक्योरिटीज में रीजनल हेड भी हैं और इसके साथ साथ हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल भी स्टॉक मार्केट के अंदर इनका एक बड़ा नाम है। ये सर मैं आपको अपने चैनल पे जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम और तमाम सुनने वालों की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने इस 100 एपिसोड के मौके पे मुझे दावत दी, तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मेहनत तलब काम है, इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है और जिस तरीके से आप इसको टाइम दे रहे हैं तो वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो आपको और तमाम सुनने वालों को मेरे खिदमत में से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबका रमज़ान जो है वो बेहतर गुजर रहा होगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये आप ही की वजह से जो है ये सारा जो है ये काम हुआ है। डेफिनेटली इसके पीछे आपको भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब पहला मेरा जूम सेशन था आपकी इजाज़त से ये सेशन शुरू किया गया और मैं तो बड़ा रिलेक्टेंट था कि ये कैसे होगा, कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे, और आपकी बैकअप ना होती तो यकीन करें कि आज इतने एपिसोड भी जो है वो ना होते। तो इसका सारा क्रेडिट जो मैं समझता हूँ, ये सारा क्रेडिट जो है वो आप ही को जाता है, जिसके लिए मैं आपका भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। सर वक्त ज़ाया किए जी वक्त ज़ाया किए बगैर ही शुरू करते हैं हम अपना सेशन, ताकि टाइम से जो है वो कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो है ये आज सहरी का तकरीबन टाइम हुआ हुआ है। इस टाइम हम ये सेशन जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं और आपकी भी आगे सारा दिन मसरूफियत ही रहेगी। सर जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि मुल्क की सिचुएशन वो कुछ पहले की तरह हो गई है। जैसे ऑल ओवर थी, पिछले साल हमने देखा कि कोविड को इतना जो है वो हाईलाइट किया गया और अभी भी वही सिचुएशन जो हमें नजर आ रही है, बल्कि पहले से कुछ ज्यादा ही हमें नजर आ रही है। जैसे हम आए दिन जो है लॉकडाउन का भी सुन रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, जो खास तौर पर बड़े बड़े शहरों में। और इसी तरह जैसे पिछले साल मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई थी, हमें कुछ ऐसे ही लग रहा है कि अभी मार्केट उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, जिसकी वजह से एक जो है वो पैनिक सिचुएशन भी मौजूद है इन्वेस्टर्स के जहनों में। वो वाला पिछला भी साल अभी खत्म नहीं हुआ कि एक नया जो है वो एक चीज दोबारा रिकैप हो रही है। तो आप इसको कैसा देखते हैं कि क्या आगे आने वाले दिनों में क्या मार्केट इसी तरह नीचे आ जाएगी, वही हम 28,000 के लेवल भी देखेंगे दोबारा और फिर सारी बॉटम बनेगी, या ये सिर्फ टाइम टाइम फॉर द टाइम बीइंग ही हो रहा है बस? जी सर। जी काजी साहब, कोविड-19 का ये तो का एक ऐसा वायरस कि पूरी दुनिया उसका सामना कर रहा है वो, और अभी जो ये चली है वहाँ पे हमारे जो इंडिया है और पाकिस्तान तो अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह उतना नहीं है यहाँ पे फैला हुआ, लेकिन इसी तवज्जुह से आपके प्रोग्राम की वजह से ये रिक्वेस्ट भी है हम तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनसे कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसको मजाक के तौर पे जो है वो ना लिया जाए, क्योंकि हमारे दूर जो गांव वगैरह में बस रहे हैं या छोटे शहरों में उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो मास्क जो है वो नहीं पहनते, जो क्राउड वगैरह में जाते हैं और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो इन चीज़ों ये बहुत केयर करनी चाहिए और ये वायरस वाकई बहुत मौलिक है और ये जो अभी लहर है ये, लेकिन जहाँ हम अगर स्टॉक मार्केट से इसको जोड़ें तो उसको मैं थोड़ा सा जो है वो इसके अगेंस्ट लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है जितने भी बिजनेस है वो बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया में भी इस पे अच्छा असर देखा गया है, बिजनेस बढ़ा है और इनफ्लो आई है और आने वाले
दिनों में, और ये हम इसमें मजीद फिर बेहतरी स्टॉक मार्केट्स में देखेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो ये बेहतरी हम देख सकते हैं। सिर्फ वजह ये होती है कि ये जो सीजन होता है, जो मार्च और अप्रैल में जो रिजल्ट आते हैं, खासतौर पे 9 मंथ्स थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट, उसमें फिर बाद में हम करेक्शन देखते हैं। अप्रैल के एंड से, जैसे अभी मई स्टार्ट हुआ है, मई से लेके ये मिड ऑफ अगस्त तक ये करेक्शन जोन होता है। इसमें एडजस्टमेंट होती है। जो रिजल्ट आ चुके होते हैं वो फिर बाद में आके वो मजीद बॉटम लगाते हैं। उसका मतलब कतई ये नहीं होता कि ये वो खुदा खासा उसमें फिर बाइंग, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर बन जाती है। और मेरा ये मानना है कि मिड ऑफ अगस्त के बाद फिर एक नई तेजी भी हम देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर खुदा न खासा कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई या ज्यादा बढ़ी है, कुछ हुआ, वो फिर और बात है, वो भी फिर हम देखेंगे। लेकिन अगर ऐसी ही हालात रहे जिस तरह भी ये हैं, तो उसमें फिर मजीद हम तेजी रख सकते हैं। इसलिए ये जो मिड ऑफ अगस्त तक है, ये हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ प्रॉफिट टेकिंग रिकमेंड करते हैं, उन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चले हम कम से कम जैसे आप बता रहे हैं, अगर अल्लाह करे ऐसे ही हो तो कम से कम उम्मीद है कि आगे मार्केट ने ठीक ही होना है, ना कि मार्केट एक बहुत बड़ा जो है वो टिप बनाना है। सर यहाँ पर जो ना सेशन का मकसद जो है, हम कुछ जनरल क्वेश्चन जो है वो आपसे करेंगे, जो तकरीबन हर एक के जो है वो जहन में होता है कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, खासतौर पर जब कोई न्यू जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन होता है, कोई भी बंदा या मेल या फीमेल वगैरह, तो हर एक के साथ ये ट्रेजिडीज और ये वाकयात जो वो होते हैं। ये एक आध किसी के साथ हो तो हम कहेंगे जी ये चले कोई हादसा है या कुछ आप ही के साथ हो रहा है, लेकिन जिससे भी पूछा जाए वही तकरीबन यही रोना रो रहा होता है कि ये मेरे साथ ही होता है ये वाला, जबकि ये सिर्फ उसके साथ नहीं होता, तकरीबन सभी के साथ होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम उन सवालों पर भी रोशनी डालें कि ऐसा क्यों है इस स्टॉक मार्केट के अंदर कि सभी के साथ ही ऐसा हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं खास तौर पर, तो मैक्सिमम टाइम 99% हमारे साथ यही होता है कि जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं, या तो वो चलता नहीं है, या फिर हमारे लेने के साथ ही जो है ना वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ये एक तो ये इसका इंसिडेंट हुआ, या इस तरह ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ हमने स्टॉक को काफी टाइम से होल्ड रखा, थोड़ा वो ऊपर जाना शुरू हुआ, और अब हमें लगा कि मजीद ये ऊपर नहीं जा सकता, तो हमने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की, लेकिन हमारे बेचते ही जो है वो उसको पर लग जाते हैं उस स्टॉक को। तो ऐसा ये नहीं कि देखने में आया कि ये तकरीबन सभी के साथ ये एक्सपीरियंस जो है पहली दफा होता है। एक स्टॉक ऑफ होने का, या स्टॉक लेकर नीचे आने का, या स्टॉक जो ही वो बेचते जाएंगे कि जी चले हम इससे तंग हो गया अब इसको हम बेच दें, वो बेचते जाएंगे तो वो स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है सर? जी सर, आवाज आ रही है आपको? ये अब थोड़ा सा मैं इस पे टाइम लूंगा आपका, कि मार्केट को बहुत बेहतर पता होता है कि जो वो क्या, और इसके एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि अक्सर देखो कि रात में जब बारिश हो जाती है तो वही आसमान होता है, आपकी नजर नहीं जाती, वो जो आसमान होती है, तो वही जो कलरफुल लाइनें होती हैं, तो उस पर फौरन आपकी नजर चली जाती है। तो होता ये है, वो रंग बिरंगे लाइनें और ये आसमान पे होते हैं, तो ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों को भी जो है ना वो अच्छे लगते हैं, और उन आसमान की तरफ, बाकी आसमान की तरफ नहीं देखते, वो लाइनें फौरन नजर आती। इसी तरह रात के वक्त जब सितारे, वही सितारे होते हैं सारे, लेकिन उस सितारे पे नजर पड़ती है जो सितारा टूटता हुआ, जिसको धुंधला सितारा कहते हैं, वो टूटा है तो उस पर ज्यादा नजर पड़ती है। इसी तरह हर महीने चांद निकलता है, जैसे अभी रमजान का महीना है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस चांद की
पहला जो है ना कि जी कल रोजा होगा या नहीं होगा, तो उस चांद की जो है कदर बहुत होती है और उसको सारी दुनिया देखने के लिए वो खड़ी होती है। फिर जब 28-29वां रोजा आ जाता है तो फिर ये होता है और चांद की कल ईद होगी या नहीं, तो क्या बीच में वो चांद जो है उसकी क्या इम्पोर्ट, तो कहने का मकसद क्या है कि ये सारी चीजें दुनिया में हमारे इर्द गिर्द ये एग्जाम्पल्स होती हैं, उससे सबक लेना चाहिए। जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनको तभी जो है ना वो शेयर नजर आता है बेचने के लिए या खरीदने के लिए, जो पूरी मार्केट में प्रोमिनेंट हो जाए। वो खरीदता तब है कि वैसे नहीं खरीदता, पहले दिन मार्केट में वो अपर लॉक लगाएगा, वो नहीं लेगा, अगले दिन फिर वो परफॉर्म करेगा और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो उसके जहन में ये आएगा कि देखा मैंने नहीं लिया, देखिए ये नीचे आ गया। हालांकि वो नीचे नहीं, एक दिन में जो आम पब्लिक है मार्केट ने उनसे वो शेयर्स छीने। ठीक है काई साहब, मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं? जी जी सर, तो माशाल्लाह समझ रहा हूँ। तो ये होता ये है कि वो जब नीचे आता है तो हमारी जो पब्लिक है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो आपस में बातें शुरू करने के, देखिए जी मैंने नहीं कहा था कि जी इसको नहीं बाय करना चाहिए, एक ही दिन में अपर लॉक दिखाया फिर वो वापस नीचे आए, फिर वो 1-2 दिन वहां पे रुका रहता है और फिर जब फिर अपर लॉक लगाता है तो उनके जहन में ये आ जाता है कि ये फिर नीचे आएगा। वो फिर नीचे नहीं आता, वो बाय नहीं कर पाता, वो फिर अपर लॉक हो जाता है और इसी तरह फिर अगला अपर लॉक, फिर जब तीसरा चौथा अपर लॉक, तो तब वो उसको नजर, जैसे पहले जो मैंने अभी दुनिया की सारी चीजों के एग्जांपल दी, कि वो उसको नजर आ जाता है कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो बाइंग कर लेता हूँ, तो वो वहां पे बाय कर लेता है। एक फिर मार देता है, फिर बाय कर लेते हैं, फिर जब वो नीचे आना शुरू होता है तो उसने वो बेचे नहीं होते, जब उसके ब्रेक इवन पे आ जाता है उससे नीचे आता है तो वो उसमें और ऐड करता जाता है, और जो मार्केट है वो इन्वेस्टर की जहन को रीड कर रहा होता है और वो रास्ते में मान देता जाता है। इसमें हमारी डिस्कशन में कुछ स्टॉक का मैं नाम लूंगा, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप लोग अभी लें या अभी बेचें, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि लोगों को पता चले। होता क्या है, टीआरजी की मैं एग्जांपल दूंगा जो बहुत बेहतर परफॉर्म किए। तो ये आज से 6 महीने 8 महीने पहले जब ये तकरीबन राउंड अबाउट 40-50 रुपए का था, तो वहां लोगों को ये बहुत ओवर बॉट लग रहा था, यानी महंगा लग रहा था कि जी ये तो 15-16 रुपए से नीचे आए ऊपर आए हुए है, तो इसमें बाइंग नहीं बनती। जब वो 60 पे गया तो लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, जब वो 65-70 पे गया और शॉर्ट किए हैं उसने, और फिर कहीं जाके 70-80 पे वो उन्होंने स्टॉप लॉस काटे होंगे। अब जब वो ऊपर गया और इसने 150-60 को टच करके फिर वहां से अब जिस दिन अभी पिछले अभी जो रिजल्ट अभी आया इस फ्राइडे को, तो जी 4 रुपए डिविडेंड दिया, और ये तो मार्केट को पता होता है कि जी ये अच्छे रिजल्ट की वजह से अब पब्लिक इसमें पड़ी बाइंग करके, तो बोलते होते हैं कि जी 60 पे मैं ही लेना था और अभी जो है ना 180 पे 70 पे मैं किस तरह इसको, तो वहां पे मार्केट ने जो परचेज की होती हैं नीचे लेवल से, उनको पब्लिक दुनिया में पूरी दुनिया में बायर मिल जाता है, स्मॉल इन्वेस्टर, तो वो उन पे जो है ना सारा माल बेच देते हैं, क्योंकि वो स्टॉक ने जाना तो होता है लेकिन उनका टाइम भी जाए, और मोर देन 50% भी वो फिर करेक्शन ले लेता है, उसको हम मंदी नहीं कह सकते, करेक्शन ले लेते हैं और फिर इसी तरह जो है ना ये ऊपर। जहां तक अब आपका सवाल है तो मेरा ख्याल है उसमें ये चीजें कवर हो गई हैं कि ये ऐसा कतई नहीं है। फिर अब जब हम इसको उलट ले लेते हैं, जब वो बाइंग कर लेता है और ये नीचे आ रहा होता है, तो वो बहुत करीब करीब एवरेज कर रहा होता है, यानी 2-3% नीचे आया उसने एवरेज की,
फिर 2-3-4% नीचे आया, फिर उसने एवरेज की, फिर वो 2-3%, फिर आखिर उसके पास पैसे खत्म हो गए, लिमिटेड पैसे होते हैं स्मॉल इन्वेस्टर के पास, वो मजीद नीचे आया, तो तब वो पैनिक में आना शुरू हो जाता है जो स्मॉल इन्वेस्टर है कि जी ये क्या। अच्छा, उसके कुछ जरूरत का पैसा होता है, वो भी उसने लगाया होता है, जैसे अभी ईद आ रही है फर्स्ट टाइम, अब ईद आ रही है, उसने वो पैसा भी लगाया हो किसी स्मॉल इन्वेस्टर ने, जो कि उसके अपने फैमिली के लिए कोई शॉपिंग करनी है, इस तरह उसने ये सोच के कि जी मैं यहाँ से ईद की शॉपिंग करूंगा तो कुछ कमा लूंगा, मार्केट कतई ऐसा नहीं करने देती स्मॉल इन्वेस्टर को। उसने कोई ईदी सेंटर नहीं खोला होता यहाँ के लिए कि जी वो पब्लिक को जो है ना इस तरह प्रॉफिट, ये बहुत देख के करना होता है। वो नीचे आके, और स्मॉल इन्वेस्टर ने चूंकि पैसा तो निकालना है, उसने इतनी शॉपिंग जो करनी है, तो इसी में से लॉस पे फिर पैनिक में आके वो आहिस्ता आहिस्ता कि शायद रिकवर हो, शायद रिकवर हो, तो जैसे ही तकरीबन 6-7 दिन रह जाते हैं ईद को, तो वहां पे वो पैसा तक हार के वो बेच देगा। और ये याद रखना कि जैसे ही फिर 4-5 दिन रहेंगे, तो जी अब तो ईद आ गई है तो मार्केट ये हो जाएगी, वहां से मार्केट को फिर पता होता है कि जी अब मैंने ऊपर जाना है, तो फिर वो स्मॉल इन्वेस्टर देखता रहता है और मार्केट फिर ऊपर। जब ईद गुजर जाती है, जब सारे माहौल ठीक होता है, वो फिर 1-2 दिन ऊपर करके वहां फिर वो पब्लिक जो स्मॉल इन्वेस्टर वो बेचारा फिर आता है बाइंग के लिए, जो अभी आपने बात की कि ऊपर, वो फिर ऊपर ले लेते हैं। और ये इसी तरह, इसलिए हम कहते हैं, जैसे माशाल्लाह आप टाइम देते हैं, पूरा टाइम निकाल के आप लोगों को गाइड करते हैं, हम सारे जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि जी अस्करी में आपका अकाउंट ओपन करना है, ये नहीं कि आपने अकाउंट ओपन किया और आप जो है ना फिर फॉलो ना करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप और हम सब बताते होते हैं कि जी स्टॉप लॉस लगाएं, वो जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो क्या करता है कि जी उसको देख रहा होता है कि जी इस रेट पे आएगा तो मैं फिर बेच दूंगा, कतई नहीं बेच सकता। जैसे उस रेट को ब्रेक करेगा तो वो उसको ये लगेगा कि यहाँ से रिकवर होगा, यहाँ से रिकवर होगा, फिर रिकवर नहीं होता। स्टॉप लॉस हमेशा पहले लगाना होता है, वरना साइकोलॉजिकली वो जो है ये प्रेशर आ जाता है, वो फिर से नहीं लगा पाता जब उसका रेट स्किप हो जाता है। एक चीज और, ये जो हमारे सुनने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब भी कोई स्टॉक वो लेते हैं तो 1-2% जब ऊपर जाता है, चाहे हमने रिकमेंड ना भी किया हो कि जी प्रॉफिट टेकिंग करें, वो बगैर कहे जो है वो प्रॉफिट कर लेते हैं, नहीं देखते कि जी किसी जिसने रिकमेंड किया था तो उसने तो कहा ही नहीं कि आप बेचते हैं, वो 2-3 जी वो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है जी, वो 10,000 शेयर लिए हैं, देखें 3 रुपए ऊपर चला गया, 30,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो ये बेच दिया। वही स्टॉक आगे जाके फिर 3-4% हुई, फिर हमने ये नहीं कहा होता कि आप बाय करो, क्योंकि हमने तो नीचे लेवल्स पे बाइंग करवाई है, वो वहां रास्ते में फिर बाइंग कर लेते हैं, अपनी एवरेज खराब कर लेते हैं। वो जब फिर वापस नीचे आता है तो हम कहते हैं जी स्टॉप पे पता होता है कि नीचे लेवल्स पे बाइंग करवाइए, कि स्टॉप भी लगा है तो भी वो प्रॉफिट का ही स्टॉप लॉस होगा, तो उसको तो लॉस हो रहा होता है क्योंकि उसने तो प्रॉपर फॉलो नहीं किया होता। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि चलें ठीक है आपने कर दिया, अब जब वो बाइंग कर लेता है, जब आप 1-2% पे आप निकल गए प्रॉफिट करके, तो खुदा के बंदे कि जब वो 1-2% इसी तरह नीचे भी आया है तो तब भी जो है ना फिर निकले ना, लॉस के लिए वो 10-20% भी बेटर रहेगा, नहीं निकलेगा, प्रॉफिट भी जल्दी निकल जाएगा वो। तो ऐसे मार्केट को बिल्कुल पता होता है कि जी आम जो इन्वेस्टर है जिनके सरमाए इतना नहीं है मार्केट में, तो वो क्या जो है ना अभी सोच रहा है, तो मार्केट बेहतर उसको रीड कर रही होती है, और इसी वजह से पूरी दुनिया की मार्केट इसी तरह चलती है। तो ये भाई साहब बड़ा अच्छा आपका सवाल था, तो एक तो ये वजह है जी। ठीक है। जी सर, बिल्कुल, यहाँ से तो सिर्फ यही समझ लगी है कि ये कोई लेवल्स वगैरह नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है, जो जहनी तौर पर जो है वो कैसे जो हम छोटे इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाता है, उसकी नफ्सियात के साथ खेला जाता है ये। सर, इसी तरह दूसरा सवाल ये है कि खुसूसन जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करके
छोटा छोटा प्रॉफिट तो कमाते हैं, उनको 2% 3% प्रॉफिट तो होता रहता है। ये जिस तरह हम कहते हैं कि आराम आराम से वो सीढ़ी पर तो चढ़ते हैं, लेकिन जो ही मार्केट के अंदर करेक्शन आती है और उनका स्टॉक ऐसे नीचे गिरता है, जैसे चढ़े तो सीढ़ी पर लेकिन उतरे लिफ्ट पर, वो जो छोटा मोटा कमाया होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, बैलेंस बराबर भी हो जाता है, और बाज़ औक़ात इतना लॉस हो जाता है कि अपने पैसे भी बीच में डालकर जो है ना वो लॉस कवर किया जाता है। ये भी तकरीबन इंसिडेंट जो है वो सभी के साथ होता है। इसको कैसे जो है वो हम ओवरकम कर सकते हैं? ये इसमें काय साहब, पहली बात तो ये है कि हर इंसान की अपनी एक्सपर्टीज होती है, तो खुद से एक्सपेरिमेंट करना किसी चीज पे, तो मैं समझता हूं कि वो गलत है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 2-3 दिन पहले की बात है। वाटर पंप जो होता है जिसको पानी चढ़ाते हैं ऊपर, अब देखिए मेरी ये एक्सपर्टीज नहीं है तो मुझे इन चीजों के प्रॉपर नाम भी नहीं आते। वो जो बेल्ट लगी होती है, पता नहीं कौन सी मशीन उसको कहते हैं, वो डंकी पंप जो होता है, डोंकी पंप जो होता है। डंकी पंप, बिल्कुल। अब उसका जो एक बेल्ट होता है, तो अक्सर वो बेल्ट जो है कुछ अरसे बाद जो है वो टूट जाता है, तो वो चेंज करना, उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप बेल्ट वही नंबर ले आए और आपने लगा दिया। लेकिन मैं वो काम भी खुद नहीं करता। मेरा अपना जो है एक प्लम्बर है, और वो पिछले 10-15 साल से रिलायबल है। उस पर मुझे ट्रस्ट है कि वो जो भी जो है ना उसको मैं काम देता हूँ तो वो ईमानदारी से करता है। तो मैंने क्या किया, उसको कॉल की और उसको मैंने कहा कि इकबाल भाई, ये वो बेल्ट जो है ना, उसको पता है मेरा कि जी छोटा काम भी जो है ना इस तरह। मैंने कहा वो लड़कों को भेज दें और वो बेल्ट सारा लगवाऊं। तो उन्होंने वो आके लगा गए और इस तरह मुझे पता नहीं। अब मकसद क्या हुआ कि छोटी सी छोटी चीज के लिए भी जो है ना, इंसान को जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपका काम है, उस पर फोकस करें। अब माशाल्लाह आप लेक्चरर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब आप अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जो आप का सब्जेक्ट है वही पढ़ाते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि जी आप कैसा वैसे करें कि जी वो फलाने लैंग्वेज का, फारसी का, इंग्लिश का, अरेबिक, ये आज टीचर नहीं है, तो आप काइंडली जो है ना आज उसकी जगह क्लास। तो आप क्या करेंगे? आप हंसेंगे, सर मुझे कहाँ भिजवा रहे हैं, मुझे तो अलिफ बे का भी नहीं पता, मैं तो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं, नाम के तो सारे डॉक्टर हैं, तो कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई जो है ईएनटी है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक है। तो कोई एक ही डॉक्टर सबके काम क्यों नहीं कराता? वो सर्जन भी बन जाए, वो फिजिशियन भी बन जाए। कहने का मकसद ये हुआ कि हर काम के लिए और इसके लिए हमारा दिमाग इतना नहीं है, हम एक ही चीज पे फोकस। अब मैं हूं, मुझे स्टॉक के एनालिसिस के अलावा दुनिया का कोई काम नहीं आता। स्टॉक के एनालिसिस मुझे दिन रात भी लगा दो तो मैं बोर नहीं होता। जैसे अभी हमारा ये सेशन है, आप अफ्तार तक मेरे साथ बोलते रहें, मैं खुश हूँगा। उसमें नई नई चीजें जो है ना मैं बताता रहूंगा और उस पर डिस्कशन होते, मैं बोर नहीं होगा। इससे हटके अगर मुझसे कुछ पूछोगे कि जी वो प्रॉपर्टी है, जी वो ये भी तो जी वो बिजनेस है, तो उस जमीन का मुझे अलिफ बे भी नहीं पता। तो मकसद ये हुआ कि जो आप कह रहे हो कि जी जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है तो वो एक एक 2-2 रुपए प्रॉफिट करता है, और एकदम से जैसे सीढ़ियों पे गया होता है और लिफ्ट की तरह जो है वो नीचे आ जाए। वो वजह ये होती है कि वो अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इसलिए उनको अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो उसको गाइड कर रहा है, जो उसको बता रहा है, उसको फॉलो करें, और शॉर्ट टर्म ना देखें कि वो जी महीने में 20-22 दिन वर्किंग डेज होते हैं तो वो ये ना देखें कि जी ये तो 22 दिनों में मेरा 8-10% लॉस हो गया।
वो पूरे साल को देखे और वो पैसा डाले जो कि उसके जरूरत का ना हो। जैसे ईद की मिसाल मैंने दी, जरूरत के पैसे की मिसाल दी मैंने, वो पूरे साल, तो साल में अगर उसको मोर देन 50%, 100%, 200, 300% प्रॉफिट ना हो या कुछ, फिर वो अपना जो कंसल्टेंट है या इस तरह, तो वो चेंज कर सकता है। अदरवाइज अगर वो प्रॉफिट में है तो उसी के साथ उसी तरह चलते। दूसरी बात ये कि आए दिन न्यूज चलती रहती है पूरी दुनिया में, तो जब वो काम स्टॉक का कर रहा है और उधर न्यूज पे उसने नजर रखी हुई है, चाहे अच्छी हो या बुरी कोई न्यूज आए, और उसी के साथ वो खुद ही मिला रहा है, तो वो फिर गलत हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी हमारे अलर्ट्स होते हैं, तो उसमें कोई न्यूज वगैरह इतनी खास शेयर नहीं की जाती। वो वजह क्या है? क्लाइंट को सिर्फ ये चाहिए कि कौन सा स्टॉक मैं लूं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं, कहाँ प्रॉफिट टेकिंग करूं। अब उसको अगर कोई फॉलो नहीं कर पाते, अक्सर आपको भी मैसेज आते हैं, मुझे भी आते हैं। अब पिछले दिनों टीआरजी जो है हमारा प्रॉफिट के साथ 170 से ऊपर का, हमने एक जब ऊपर गया 180 के राउंड अबाउट, तो नीचे आई थिंक 170 या 69 के आसपास हमारा स्टॉप था या 72, तो वो हिट हुआ, तो हमने कहा जी प्रॉफिट। अब जब वो स्टॉक नीचे आ रहा है या इसी तरह कोई और स्टॉक बिता रहा है जो हमने रिकमेंड की, तो प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी होती है, प्रॉफिट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है, वो फिर हमसे पूछते हैं, और तब नहीं पूछते उसी दिन, जब वो मजीद 6, 7, 8 पॉइंट कि जी मेरे पास तो पड़े, अब मैं क्या करूं। उस पे ना आप कोई कमेंट किया करें, मेरी ये रिकमेंडेशन है, और ना हम करना, मैं करता हूँ। वो वजह ये है कि वो उस पे जो है ना कोई कमेंट करना, वो क्लाइंट के साथ ज्यादती है कि अब वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो शेक होता है कि जी वो कहे कि वो मरवा सामने होता है कि देखें अभी आप यहाँ पे बेचते हैं, देखें जी फिर ऊपर गया, तो वो चूंकि वो तुक्के वाला रिकमेंडेशन होती है कि हाँ चलें जी बेच दें, ये कर दें, तो उस पर हम बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हैं। अक्सर मुझे व्हाट्सएप वगैरह आ जाते हैं, मैं उस पर रिप्लाई भी फिर नहीं करता। वो वजह ये होती है कि देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप खुद क्यों नहीं सोचते, जो मैंने लिखा हुआ है उस पर गौर तो करें कि मैंने क्या लिखा था उस वक्त। अगर फॉलो आपने नहीं किया तो अभी भी फॉलो न करें, अपनी मर्जी कर रहे हैं तो फिर करें। तो इसलिए ये गुजारिश है कि सीढ़ियों से चढ़ते हैं, लिफ्ट से गिरते हैं, आते हैं नीचे, या ये आप अपने साथ खुद ज्यादती करते हैं क्लाइंट, उनको जाने ये नहीं करना चाहिए, प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, तो इंशाल्लाह उनको फिर फायदा होता है। अपने कंसल्टेंट को जो भी उनका हो, जो जो वहाँ पे कंफर्ट फील करे उनके साथ, चाहे कोई भी है, ये नहीं कि आप हैं या मैं हूँ या इस तरह बेतहाशा एनालिस्ट पड़े हुए हैं अच्छे अच्छे, बहुत जो है ना वो मैं करते हैं, तो उनको फिर वो फॉलो करें और उसी हिसाब से वो फिर चलता रहे, तो इंशाल्लाह वो फायदा होगा उनको। जी ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। सर एक और इसी तरह का सवाल है कि अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट जब करेक्शन लेती है और तकरीबन सारे स्टॉक उसके साथ साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाते हैं, इवन के जो हमने लिए होते हैं वो भी स्टॉक नीचे आते हैं, और हमें ये उम्मीद होती है कि जब मार्केट वापस रिकवर करेगी तो हमारे स्टॉक भी साथ साथ रिकवर हो जाएंगे, लेकिन वो हमारा ख्याल जो है वो ख्याल ही रह जाता है। मार्केट बाद में बड़ी अच्छे तरीके से रिकवर भी करती है, लेकिन हमारा स्टॉक जो है वो या तो वहीं पर रुक जाता है या मार्केट के साथ 1%, आधा % ही थोड़ा सा मूव करता है, और जबकि देखते ही देखते साथ वाले जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वही स्टॉक जो हमने लिए होते हैं जिस तरह मार्केट के साथ वो नीचे तो आ गया, लेकिन अब मार्केट के साथ वो वापस ऊपर नहीं जा रहा। ये भी एक जो है ना इत्तेफाक जो है वो तकरीबन सभी के साथ देखा जाता है, इसकी क्या वजह होती है? काजब होता ही है कि मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है तो वो शफल हो रहा होता है सेक्टर वाइज। एक सेक्टर में मार्केट ने बाइंग की होती है और एक अच्छे लेवल पे जाके वहाँ प्रॉफिट टेकिंग वो कर लेता है, जिसको हम स्टॉप लॉस वगैरह जो जिस जहाँ पे रिकमेंड फिर करते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस वहाँ ऊपर इसलिए होता है कि अगर ये मजीद ऊपर जाता है तो फिर उसको जाने दें, अगर नहीं तो ऐसे लेवल्स होते हैं कि जहाँ पे आपका भी फिर प्रॉफिट बुक हो जाए। तो वो जब फिर करेक्शन होती है तो लाजमी नहीं है कि वही स्टॉक जिसमें उसने
मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की है, तो जब नीचे आ जाए जैसे अभी आपने बताया, तो उसी सेक्टर को ही फिर उठाएं। वो मार्केट को बेहतर पता होता है कि जी जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको मैंने ऊपर माल पकड़ा दिया, वो तो उधर ही रहे ना, मैंने मार्केट को नीचे किया, उसका पैसा तो उधर ब्लॉक हो गया। अब जब वो मार्केट नीचे आई तो उसने कहा जी कि मेरे सामने अब वो जो पब्लिक है वो नहीं आ सकती, क्योंकि उसको तो ऊपर मैंने बांधा हुआ है, वो नीचे नहीं है, वो उसी स्टॉक को नहीं चलाएगा। अगर उसी स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा तो वो तो ऊपर आप वो आपके रेट पे आएगा करीब, आप भी निकल के तो उसके साथ तो शामिल हो जाएंगे। मार्केट ने आपको अपने साथ शामिल नहीं करना, उसने दूसरे सेक्टर में से वो जो डेट पड़ा हुआ है जो कभी नहीं चल रहा था उसी को उसने उठाना है, और जहां आप ऊपर लटके हुए हो जो आपने बाइंग की हुई है, आप सिर्फ देख रहे हैं उसको, और आपके साथ ये ऊपर गुजर जाता है कि जी ये, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे। और जब ऊपर जाता है तो आप जब आपका ये जो स्टॉक होता है जो नहीं चलता, ये आप चूंकि वो नीचे आया हुआ होता है तो वहां पे बेच के आप कोशिश करते हो कि इसके साथ मैं शामिल हो जाऊं। तो यहाँ पे जब नीचे आप बेचते हो तो वो तो रैली कंप्लीट कर चुका होता है। अब उसको पता चल गया कि ये निकल आया, नीचे लॉस बुक किया, जो थोड़ा बहुत पैसा रह गया मेरे साथ शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर फिर आपको दे देते हैं, या फिर आप लटक जाते हो और फिर वो नीचे आ जाता है आपको। तो इसी तरह देखें, दुनिया लाखों में, वैसे तो करोड़ों की आबादी है ना, जैसे हमारी 22-23 करोड़ की आबादी है, तो उसमें चंद लाख स्टॉक मार्केट में, तो वो जो चंद लाख हैं उनको हैंडल कैसे करना है, वो नए नए फिर आते हैं। जैसे आपका यूट्यूब पे सुनते हैं, और जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये तो स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर है, और इसी तरह मरवत साहब काई साहब हमें गाइड करेंगे तो हम अस्करी में अकाउंट ओपन करें और हम साथ चलते रहें। इस तरह नए क्लाइंट आते हैं, लेकिन उनमें से 100 में से फर्ज करें नए होते हैं, वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है ना, अपनी दुनिया आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो आ तो गए वो मोटिवेट होके, लेकिन हमारे कहने पे वो चलते नहीं, हालांकि हम गाइड कर रहे हैं, वो नहीं चलते, वो अपने ही हिसाब से उन्होंने चलना फिर होता है। तो वो फिर इसी तरह नए नए आते रहते हैं, और वो फिर मार्केट उसको दिखा रही होती है कि वो फिर फंसते जाते हैं। ये सारी वजह होती है, और फिर अगेन वही बात आ जाती है कि आए जरूर, इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट जैसा बिजनेस मेरे नजदीक कोई नहीं है। अपने पैसों से काम करें, लेवरेज पे काम ना करें, और फॉलो करें, जो कहा जाता है वो फॉलो करें। आपके लॉस से हमें कोई लेना देना नहीं, आपके प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके प्रॉफिट पे हमें खुशी होती है, और आपके लॉस पे आप भी जो है ना अफसुर्दा होते हैं, और हमारे साथ आपके साथ हम भी पेड़ होते हैं। तो ये वजह होती है। जी जी सर, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, और तकरीबन ये सारा हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि क्या होता है जब खासतौर पर मार्केट में जब नीचे आना होता है, क्यों नहीं हमारा स्टॉक चलता। और यकीनन इससे बहुत से लोगों का जो है ना वो एक जो मिसकंसेप्शन है कि शायद मार्केट सिर्फ हमें ही देख रही होती है या हमारे साथ ही इसने जो है वो ये काम करना होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि मार्केट आपके साथ खेल रही होती है, और इसका यही अच्छा, हल है। एक चीज मैं सॉरी मैं जहन से निकल जाएगा कि अक्सर एक स्टॉक जब हम रिकमेंड कर लेते हैं कि जी यहाँ बाइंग कर लें, अब एक स्टॉक हमने फर्ज करें 10 रुपए पे कहा है कि बाई करें, अब वो आ गया 9 रुपए पे या 9 रुपए 30 पैसे, वहां हम कहते हैं कि जी ये तो होल्ड रखें लेकिन और बाइंग ना करें यहाँ पे। तो वो जो आम पब्लिक है वो नहीं समझ पाता कि मरवा साहब को देखें 10 रुपए पे कहा कि जी ले लें, और अब 9 रुपए 50 पैसे पे कह रहे कि जी वो होल्ड रखें अभी ना लें, और 9 रुपए 80 पैसे अगर फिर क्रॉस करे तो फिर और फिर लें, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मकसद ये होता है कि ये हम चूंकि एनालिसिस कर रहे थे, हमें बेहतर होता है कि मार्केट ने
आपके लिए क्या सोचा है, ताकि आप वहां पे फंस ना जाएं। जितने भी बातें मैंने पहले की कि उस तरह ना हो कि आप ऊपर लिया और आप उधर ही पे लटक जाएं। नहीं, जो चलो थोड़ी बहुत जो आपने बाइंग की है 20%, 25%, अब नीचे जाके अगर कोई ऐसा अट्रैक्टिव लेवल आएगा कि वहां पे हम बाइंग रिकमेंड करेंगे तो भी ठीक है, वो करेंगे। लेकिन इतने करीब करीब आप फिर जो है ना एवरेज ना करें। हाँ, रिवर्सल आ जाए कि जो ऊपर, तो हम कहेंगे कि नहीं, जो मार्केट मार्केट अच्छा, जब मैं मार्केट का लफ्ज यूज करता हूँ उससे मुराद जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका अरबों रुपए में इन्वेस्टमेंट होती है, करोड़ों में नहीं, इसलिए मैं उसको मार्केट का नाम दे रहा होता हूँ। तो मार्केट को फिर बेहतर पता होता है कि वो 9 रुपए 80 पैसे क्रॉस करेगा, तो फिर हमें पता होता है कि जी अब ये नहीं रुकेगा। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि हम 3 चीजों को एक साथ लेके चलने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क को, कि जी आप हमारे क्लाइंट का रिस्क कितना है, फिर टाइम को मैनेज करना होता है, उसके बाद फिर बारी आती है स्टॉप एंड लॉस की। तो इन चीजों को भी देखना पड़ता है। जी काश। जी जी सर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया और मज़ा आया सुन के। सर आप आ जाते हैं, ये जो खास तौर पर किसी भी स्टॉक की न्यूज़ की बात करते हैं, न्यूज़ कैसी भी हो सकती है, किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई बाहर से कोई न्यूज़ आ गई, या इवन जब इनके रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा होता है। ये अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस हो रहा था, या बोनस अनाउंस हो रहा था, या अर्निंग बहुत अच्छी शो हो रही होती है, और हम यही चीज़ें देखकर जब उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं, तो बजाय इसके कि उसको अपने अच्छे रिजल्ट का जो है वो कोई धूमधाम से उसको और ऊपर जाना चाहिए, जो ही हम लेते जाएंगे वो नीचे आ जाएगा फिर। और फिर हमारे जहन में फिर आ जाता है कि यार ये तो बिल्कुल बकवास ही चीज़ है कि रिजल्ट इतना अच्छा है तो स्टॉक नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही किसी और स्टॉक का भी कोई इसी तरह की अच्छी खबर आती है या उसका अच्छा रिजल्ट आता है, हम तो पहले से जो है वो हमारे साथ हाथ हुआ होता है, हम डरे होते हैं कि नहीं अब हमने तो दोबारा इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी, कि एक दफा हम लोग जो है ना पहले हमारे साथ ये हो चुका है। लेकिन उस स्टॉक को हमने लेना नहीं है, लेकिन वो स्टॉक फिर हमें देखते देखते वो निकल जाता है, उसका भी रिजल्ट तो वो सेम ही था तकरीबन। हमने जिसका स्टॉक लिया रिजल्ट सेम पर वो नहीं चला, और जिसको छोड़ दिया कि ये रिजल्ट भी चलो उसी तरह ही है लेकिन अब नहीं हमने लेना, तो इसको हम कैसे यानी कि देख सकते हैं कि हमें कैसे पता चले कि इस अच्छे रिजल्ट पर इसने चलना है और इस अच्छे रिजल्ट पर इसने नहीं चलना। ये भी मार्केट हमारे साथ इसी तरह ही खेल रही होती है ये ये फिर कैसा फिर उसी तरह ये बात आई। देखिए, मार्केट को बेहतर पता होता है कि आज से साल बाद इस कंपनी का क्या रिजल्ट है। अब आप ये जो पब्लिक है वो तो उसी दिन देख पाती है, लेकिन मार्केट ने साल पहले ही देखा होता है, और नीचे लेवल जहाँ पे कोई ले नहीं रहा होता, तो वहां से जी उसने इसी दिन के लिए ये तो इकट्ठा किया होता है। ठीक है ना। जैसे मैं फिर बताऊंगा कि जो ईद करीब आती है तो बाजारों में रश पड़ जाता है, और जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनका माल तो बिकता ही है, लेकिन जो एक रेडी पे भी जो है वो टिया लगाया होता है, तो उसकी भी जो है वो गारमेंट्स और चूड़ियां और मेहंदी जो पूरा साल कोई पूछता ही नहीं है, तो वो तो मकसद ये होता है कि जी इन जो ये माल बेचने वाले हैं उसने पहले से ही बंदोबस्त किया होता है और अच्छे दामों पे लिए होते हैं, न कि ये कि जी रमजान में उसने बाइंग की होती है। वो 2-3 महीने पहले ही इसी दिन के लिए रखा होता है, और जब ये दिन आते हैं तो अच्छे प्रॉफिट पे उसका माल बिक जाता है। स्टॉक मार्केट भी ऐसी ही है कि मार्केट को पहले पता होता है कि जी किसका क्या रिजल्ट आना है, और कहाँ पे जो है उसने फिर सेलिंग करनी है, तो उस हिसाब से उसने मार्केट ने देखना होता है। और जब पब्लिक को नजर आता है कि इस स्टॉक का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, तो उसको मौका मिल जाता है अपना माल बेचने पे, और पब्लिक देखती रहती है और वो नीचे चला जाता है। तो ये वजह होती है, और इसी में अक्सर आप इतने सालों से मेरे साथ हैं, तो आप मुझे बताएं कि कभी भी जिस दिन रिजल्ट आता है, खास तौर पे ये जो मार्च अप्रैल
जनवरी से लेके अप्रैल के एंड तक रिजल्ट होते हैं। तो आप मुझे बताएं, कभी मैंने इस सीजन में आपको कहा है कि जी जिस दिन रिजल्ट आए तो आप बाइंग करें? मैं आपको यही कहा होगा कि जब जिस दिन रिजल्ट आए उससे एक दिन पहले ही आप निकल जाओ, तो बहुत ही बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला। ऐसा है कि नहीं? जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। हाँ, तो वजह ये होती है। दूसरा ये कि जो अगस्त के बाद जो जून के रिजल्ट आते हैं वो अगस्त के बाद आते हैं, उस वक्त मार्केट काफी नीचे आ चुकी होती है और रिजल्ट में अभी टाइम होते हैं। तो वो फिर साथ साथ हम रिकमेंड करते हैं वो जो रिजल्ट आते हैं फिर हम वो कहते हैं कि हाँ उस वक्त आप डिविडेंड भी अवेल करें, और ये वो फिर फ्री में फिर पड़ जाता है। तो ये वजह होती है क्या। और दूसरा आपने कहा कि जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो वो ऊपर चला जाता है, तो वो भी मार्केट को पता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए, पब्लिक ने पढ़ना नहीं है इसमें, मैं ही लूंगा और मैं ही ऊपर लेके जाऊंगा। मार्केट यही सोच रही होती है, कोई सामने तो है नहीं कि जो मेरे अगेंस्ट आए, तो फिर उसी को ऊपर ले जाके और कुछ बेवकूफ उसमें फिर ऊपर फंस जाते हैं और वो फिर प्रॉफिट बुक कर ले। जी सर, ज़बरदस्त हो गया सर, ये भी तकरीबन हो गया क्लियर कंसेप्ट। सर ये भी कहा जाता है कि अक्सर मार्केट जब करेक्शन लेती है या मार्केट नीचे आती है तो जो छोटा इन्वेस्टर होता है उसके पास पैसा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि ऊपर ही लेवल पर मार्केट ने कुछ इस तरह किया होता है। शुरू शुरू में तो हम बड़ी प्लानिंग से चल रहे होते हैं, हमने अपना कैश भी संभाल कर रखा होता है, थोड़े थोड़े करके हम स्टॉक लेते हैं और हमने सोचा होता है कि हमने बुरे वक्त के लिए नीचे जो मार्केट आएगी तो हमने उसके लिए भी अपना पैसा संभाल कर रखना होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब वो मार्केट प्रॉपर करेक्शन ले लेती है तो पैसा हमारा पहले ही वो मार्केट ले चुकी होती है, जो हम पहले से इतनी प्लानिंग किए होते हैं। लेकिन हम तो अपने हिसाब से सही कर रहे होते हैं, लेकिन जब मार्केट लेती है करेक्शन, यानी आसान लफ्जों में कहूँ कि कहा जाता है कि मार्केट पहले आपका पैसा ले लेती है और फिर उसके बाद एक बड़ी करेक्शन करती है और फिर डिप पर आते हैं तो हम मसरत करते रह जाते हैं, काश उन लेवल्स पर हमने ये ना लिया होता, अब ले लिया होता तो अब बहुत जबरदस्त ये रेट्स पर हमें मिल जाता। ये भी अक्सर जो है वो तकरीबन देखा गया है सबके साथ। इसको भी आप मार्केट का एक नया हरबा ही यदि उसकी एक चाल ही कहेंगे कि पहले पैसा ले लो फिर उसके बाद करेक्शन करो। इसमें काजी साहब बात यह कि फिर उसी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम स्टॉप लॉस है, कि जो हमने रिकमेंड किया होता है तो वहां पे अगर वो निकल जाता है उस टॉप पे, फिर जब नीचे मार्केट आ जाए बहुत ज्यादा जो है वो एक लेवल ऐसे आ जाते हैं कि जहां पे फिर हम कहते हैं कि अब बाई करें, तो उसके पास पैसा पड़ा होता है वो कि वहां पे हो सकता है 5-10% उसने लॉस किया हो, लेकिन वो जो वहां ऊपर लेवल पे जहां लॉस भी किया था 5-10%, लेकिन ऐसे लेवल आ जाते हैं कि वहां इसके पास 1 लाख शेयर थे और उसने 10% लॉस भी किया, लेकिन अब जब नीचे आया तो अब ये 1,20,000 शेयर परचेज कर सकता है। ऊपर लेवल पे 1 लाख शेयर इसकी बाइंग थी, अब 1,20,000, और वहां से जब रिबाउंड होता है तो वो 10% दिनों में रिकवर हो जाता है और वहां से फिर ऊपर जाके अच्छे प्रॉफिट की तरफ चला जाता है। तो हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लॉस को इग्नोर न करें। जो हम वैसे मार्केट में जो अक्सर आपने सुना होगा कि एक वर्ड यूज होता है जिसको मैं लाइक नहीं करता, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो पब्लिक बेचारी को क्या पता कि जी डिप कौन सी है और स्ट्रेंथ मार्केट की कौन सी है। वो 50% नीचे की डिप है, वो तो 5% नीचे को भी डिप समझेगा। तो ये जो हमारे मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं जो इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं, ये ठीक नहीं होता। ये पब्लिक बेचारी उसमें फंस जाती है और कि जी आप ही ने कहा था डिप, डिप कौन सी भाई, वो प्रॉपर रेट तो बताओ कि जी इस रेट पे इसको बाइंग करो। इन चीजों का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। जी कैसे? हाँ जी। सर अक्सर ये भी देखा गया है कि हम तो यदि प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये स्टॉक किस लेवल पर आएगा तो हम इसके अंदर जो वो बाइंग करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, वो हम कहते हैं कि जी ये 100 रुपये तक आएगा तो हम इसको लाजमी लेंगे, ये इसका बड़ा ज़बरदस्त रेट है, और वो इवन के 100 रुपये पर भी आ जाता है और देखते ही देखते 100 से भी नीचे चला जाता है, 95 पर भी आ जाता है, और साथ ही उसके बारे में कोई खबरें और कोई न्यूज़ भी आना शुरू हो जाती है, कोई बैड न्यूज़।
वो जो हमारा दिल कर रहा होता है कि हम इसको 100 रुपये पर लें, और वो फिर हमारा हम थोड़े से रिलेक्टेंट हो जाते हैं, और वो स्टॉक जो है वो नीचे से होकर वापस उस 100 रुपये से भी क्रॉस होकर निकल जाता है, और हम जो है वो चाह कर भी जो है वो स्टॉक को नहीं ले पाते ये। यानी देखते ही देखते वो स्टॉक नीचे भी आया, हमारा जो हमने टारगेट रखा था कि यहाँ पर आएगा हम ले पाएंगे, लेकिन वो ले भी नहीं पाते ये वाला। तो इसके बारे में भी जरा रोशनी डालें थोड़ी सी। उसमें ये वजह होती है कि पब्लिक को ये पता नहीं होता कि जी वाकई यहाँ पे कोई बाइंग बनती है। उसने खुद से मुश्किल है कि ये जो आप बता रहे हो कि जी उसने सोचा है कि जी 100 पे आएगा तो मैं लूंगा। किसी से सुना हो या कुछ, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर बाकी उसने कोई एनालिसिस किए हैं और प्रॉपर उसको पता है तो वो बंदा लाजमी ले ही लेता है। लेकिन सुनी हुई बात सोशल मीडिया पे या इस तरह की जी 100 पे आए तो आप ले लें, तो वो जब वो रेट आता है तो उसने फिर सिर्फ ऐसे ही सुना ही होता है किसी से, तो वो इसलिए बाय नहीं कर पाता कि उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो इतना नहीं होता कि जी वो मिले, क्योंकि उसको तो यही नजर आ रहा होता है कि मार्केट नीचे ही जा रही है, तो इसलिए जो है ना वो नहीं ले पाता और वो रह जाता है। अगर प्रॉपर उसको गाइड किया जाए या खुद उसके कोई इतने 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो और पढ़ा हो, इसमें कोई एनालिसिस की हो और जानता हो, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती, कोई 5-10 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो फिर वो लाजमी जो है ना उस पर ये, चूंकि अवेयरनेस होती नहीं है और पैनिक में होता है, ऑलरेडी जो है वो लॉस किए बैठा होता है, तो जो लेवरेज पे भी काम किया होता है, तो उसका माइंड जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि कहीं मैं और लॉस ना कर जाऊं, तो वो उसी खौफ की वजह से फिर वो सही लेवल पे भी वो डिसीजन नहीं लेता। तो ये फैक्टर होता है, खौफ, फियर, और वो अच्छे लेवल पे आ जाना फिर भी एंट्री ना लेना, तो ये सारी वजह उसी में होती है। ठीक है। जी सर। सर इसके बाद जो हमारा सवाल है कि हम यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं कि जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, हम अपनी मिस्टेक्स पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो अमूमन ऐसे ही देखा गया है कि एक ही तरह की गलतियां हम बार बार स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। मसलन जहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है वहां पर हम छोड़ देते हैं उसको, शायद ज़्यादा के लालच में, वो फिर हमारा प्रॉफिट देखते ही देखते लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, हमें पता होता है कि यहाँ पर हमने इसको इसकी लाजमी हमने इसको रिस्क को मैनेज करना है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है वो मैनेज नहीं करते। यानी हम कहने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट यानी हमें बार बार एक ही गलती जो है, सेम गलतियां बार बार रिपीट करवाती है, उसका हमें एहसास भी दिलाती है ये। तो ये जो है कैसे ऐसा हो सकता है कि हम जो है अपनी गलतियों को जो है वो खत्म करें कि और ये दोबारा ऐसी कोई मिस्टेक हम फ्यूचर में ना कर सकें। 15 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे से भी पूछा, वो भी यही कहता है कि जी तकरीबन अगर मैं एनालाइज करूँ तो वही है कि जो जो गलतियां पहले थी वही गलतियां अभी भी होती हैं, लेकिन उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इतना अरसा हो गया हम उसको नहीं सुधार सके ये, और अभी भी वही मिस्टेक्स चल रही है ये। इससे एक तो वजह ये होती है कि वो रेंडमली मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, फिर निकलता रहता है खुद से, चाहे वो एक्सपीरियंस इतने अरसे काम उसने किया भी हो, लेकिन प्रॉपर उसकी कोई स्टडी साथ नहीं होती, उसके एनालिसिस उसके साथ साथ नहीं होते, साइकोलॉजिकल स्टडी इसके साथ नहीं होती, उसको उस पर प्रॉपर उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, तो वो तो चाहे 20 साल भी गुजर जाए वो ऐसा ही रहेगा जिस तरह आप बता रहे हैं। तो होना यही चाहिए कि अगर आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म में काम करना है और खुद से करना है, तो पहले तो गिने चुने जो मुख्तलिफ सेक्टर के टॉप के कंपनीज हैं उसमें कोई एक 3-4, ज्यादा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई है तकरीबन 4 मिलियन के राउंड अबाउट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 कंपनीज को जो है वो चुन लें मुख्तलिफ सेक्टर से, एक एक सेक्टर से, और उसी में ही फिर 1-2 साल तक काम करें। एक कंपनी का पैसा दूसरे में ना डालें, दूसरे का तीसरे में, उसी जिस कंपनी में आपने
सरमायाकारी की है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है और साथ साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो उसी का ही पैसा रहे। जैसे ए बी सी डी, अब ए का पैसा ए है, जहां पे प्रॉफिट आपने बुक किया तो ये पैसा फिर पड़ा रहे। ये नहीं कि ए अभी नहीं चल रहा तो आप बी चल रहा है, अभी में ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो अच्छी जा रही है, इसका पैसा भी उठा के उधर आप डाल दें। अब वो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है, वो किसी वजह से नहीं किया आपने, वो नीचे आया, ये चलना शुरू किया और उसका पैसा जो कि आपने उधर डाला हुआ था, वो फिर आप न इधर के रहोगे न उधर। और चूंकि ये सारी साइकोलॉजिकल गेम है, वो जो आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई होती है उससे फिर आप हट जाते हैं, आपसे गलतियां होती हैं, वो साल साल वो फिर रिपीट होती हैं और आप लॉस की तरफ फिर जाते हैं। इन चीजों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। जैसे पहले अभी हमने डिस्कस किया, उसी चीज को जहन में लाएं कि इन असूलों को सामने मद्देनजर रखते हुए और आगे काम अगर करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें दोहराते रहेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा और हर साल दूसरे साल जो जैसे गुजरेगा वो बेहतरी आती जाएगी और उनके जो कैपिटल में इजाफा ही होता जाए। एक छोटा सा स्टॉक जो कि पूरी टेक्नोलॉजी सेक्टर ऊपर गया और टेलीकार्ड जैसा शेयर 2-3 रुपए से 16 रुपए पे गया, बीच में हमने रिकमेंड किया। अब पीछे जब करेक्शन आई थी तो 8-9 रुपए पे, फिर अब जो है वो 16-17 पे जो स्टॉप लगवाया था तो वो हिट हुआ। और अब एक स्टॉक जो कि जिसका नाम WTL है, अब टेली और WTL का देखें तो वो फंडामेंटल तो तकरीबन बराबर बराबर है उसके, कौन से उसमें, लेकिन WTL जो है वो नहीं चल रहा। ये यही 1 रुपए 1 रुपए 30-40 पैसे पे ही स्टॉक है। पिछले दिनों 1 रुपए 80 पैसे पे भी गया, तो वो परसेंट वाइज तो ठीक है, वो 1 से 80 पे गया, वो भी 80% ऊपर गया। लेकिन अब ये है कि ये बिल्कुल बॉटम पे है, इसमें कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज अगर नहीं आती, कोई भी जो पॉजिटिव न्यूज अभी पाइपलाइन में है जो कि मई में हो सकता है वो फाइनलाइज हो जाए, तो अब मार्केट को पता है कि पब्लिक ने भी बाइंग की हुई है, 1 रुपए 60 पे भी बाइंग की है, 1 रुपए 70 पे भी बाइंग की है, और 1 रुपए पे भी बाइंग की हुई है, और 1 रुपए 20 पे भी की है, और किसी पब्लिक ने जो है वो 90 पैसे पे भी बाइंग की है। अब मार्केट ने आपसे माल लेना है, आपको इतने आसानी से प्रॉफिट नहीं करने देगा, तो ये और ज्यादा नीचे इसको लाने की कोशिश करेगा कि पब्लिक जो है ना माल छोड़ दे। अच्छा, अब इसके 2-3 तरीके होते हैं पब्लिक से माल लेने के। जो लोग लेवरेज में काम करते हैं, जिसको फ्यूचर में भी, यानी अपने पैसे से लेवरेज, जो हमारे जो सुनने वाले हैं जो नहीं समझते कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10-20 लाख है और काम आप 60-70-80 लाख का कर रहे हैं, इसको लेवरेज करते हैं, और वो हर ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं आपको अगर आप अवेल करना चाहें, वैसे नहीं देते वो। तो वो जब उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या MTS MFS में बाइंग की होती है, तो जब वो मार्जिन उसका डाउन होता है तो मार्जिन कॉल आती है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं जो नीचे लेवल्स पे भी उसने लिए होते हैं, तो वो उस मार्जिन को कवर करने के लिए अपनी कस्टडी उसने बेचनी होती है, क्योंकि और पैसा उसके पास है नहीं कि वो दे। तो अक्सर जो आप लोग देखते हैं कि अच्छे मार्केट जब नीचे आ रही तो अच्छे अच्छे स्टॉक भी नीचे आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लेवरेज बाइंग भी होती है, और लेवरेज बाइंग की वजह से मार्केट ने उनको प्रेशर देना है और अच्छे स्टॉक भी उनसे ले लेना है। इसलिए हम कहते हैं कि लेवरेज पे भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एसेट है, अच्छे स्टॉक है, वो भी आप मजबूर हो जाते हो बेचने पे। अब हम बात कर रहे थे एक इस स्टॉक की, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ये कभी भी जो चूंकि यूट्यूब पे भी ये बात आप अपलोड करोगे चलती है, ये सिर्फ हम आगाही देने के लिए, किसी स्टॉक को तो हमने डिस्कस करना है, तो वो सिर्फ इस चीज को कि जी मार्केट में होता क्या है उस चीज को, और ये एक अच्छी मिसाल है WTL की। तो पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर ऊपर गया और ये 1 रुपए 40 पैसे 30 पैसे। अब हो सकता है
आने वाले दिनों में। अगर इसने वाकई ऊपर जाना है तो वो नीचे मारेंगे। अब जो हमारे सुनने वाले हैं वो उसको उलट के जी ये क्या बात हुई, ऊपर जाना है तो नीचे मारेंगे या ऊपर लेके जाएंगे? नहीं, नीचे लाएंगे। अब है नीचे और भी नीचे लाएंगे। ये 1 रुपए 10 पैसे पे भी लाएंगे, हो सकता है 90 पैसे पे भी ले। आपसे माल लेना है उन्हें, क्योंकि आपने लेवरेज में भी बाइंग की हुई है, आपने वो पैसा लगाया हुआ है जो आपके जरूरत का भी है। आपकी बीच में जरूरत आएगी तो आप बेचेंगे, तो लॉस पे बेचोगे, और मार्केट ने आपसे लेना है। जब मार्केट का पेट भर जाए, आपसे ले ले, उसको पता चल जाए कि जी पब्लिक से मैंने 60% अपने जेब में डाल दी, अब मेरी मर्जी है, मैं जेब से जो है अब 1 रुपया निकालूं, 10 रुपए निकालूं, ना निकालूं, पब्लिक का इससे क्या है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मार्केट का, और वहां से जब रिबाउंड होता है तो जो गिने चुने थोड़े से रह भी चुके होते हैं, जो इतना पैनिक डाल के 90 पैसे तक एक स्टॉक को ला के, तो जब ये 1 रुपए 10 पैसे वाला होता है, उसके दिल में ये आ जाता है, जहन में ये आ जाता है कि यार खुदा के लिए मेरे 1 रुपए 10 पैसे पे आ जाए, मैं तो निकलू ना इस स्टॉक से, मैंने नहीं रहने से दफा करो, ये कोई स्टॉक है। अब मार्केट को चूंकि पता है वो आपके रेट पे आता है, 1 रुपए 10 पे आता है, आप बेचते हो, वो आपसे ले लेता है। अब ऊपर 1 रुपए 20 पैसे वाला बैठा हुआ है, उसके जहन में भी यही चल रहा है कि जी 90 पैसे का है, 20 पे आ गया, शुक्र है जी, इतना लॉस हो रहा था, मैं तो 10 लाख शेयर लिए थे, 10 लाख शेयर लिए थे, मुझे तो 5 लाख लॉस हो रहा था, तो शुक्र है मेरा लॉस कवर हो गया। तो एक 20 पे आया, उसने भी माल बेच दिया। अब उसने चूंकि ऊपर जाना है, नीचे सबको डिप्रेस करके अब 1 रुपए 40 वाला है, वो तो चलांगे मारेगा कि अल्लाह करे कि मेरे मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट, मेरे रेट पे आ जाए। वो जैसे 140 पे होगा तो उनसे ले लेगा। अब चूंकि 90 पैसे 1 रुपए पे आया था, तो 40 पे वो रजिस्ट भी करेगा। 40 पैसे जो अभी आज कर रहे, तो वो 1 रुपए 40 पे उससे माल लेके और फिर वापस 1 रुपए 30 पैसे 25 पैसे पे फिर आएगा। तो जो 1 रुपए 40 वाला है वो खुश हो जाएगा, देखिए शुक्र है, जान जान आ गई, वो बेच दिया था मैंने। कुछ लोग रह चुके होंगे जिन लोगों ने नहीं बेचा था, अब उनसे माल लेने के लिए मार्केट फिर नीचे आई थी। जो नीचे 1 रुपए 20 25 वाले बैठे थे, जिन लोगों ने नहीं बेचा था, उन्होंने जब देखा कि जी 1 रुपए 40 टच करके ये तो नीचे आ रहा है, तो चलो जी 1 रुपए 20 पैसे पे लिया हुआ था, चलो 1 25 30 पे मैं भी बेच देता हूँ। जिन लोगों ने नीचे से ऊपर आया था कुछ बेच देते, नहीं बेचा था उनसे भी ले लिया। अब जब वापस जा रहा है तो जो लोग रह गए थे 1 रुपए 40 वाले, वो जैसे ही उसके करीब आएगा कहेंगे शुक्र है जी, फिर हमारे रेट, तो उनसे भी ले लिया। करते करते सबसे माल लेके, और जैसे ऊपर वो लेवल पहले हम अपने क्लाइंट्स से डिस्कस कर चुके हैं, वो जब जैसे जैसे आएगा तो फिर कहाँ जाएगा, क्या होगा, कितने 100% प्रॉफिट होगा, वो आने वाले सालों में। और इसमें ये वीडियो है, पड़ी रहेगी, फिर सुन लेना कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी तरह हर एक स्टॉक की यही स्टोरी है और आपके साथ यही होता है। तो इसलिए खुदारा वो पैसा इन्वेस्ट करें जो कि किसी भी बिजनेस में डाल सकते, पैनिक में ना आए, जिस तरह गाइड किया जाए, जिस तरह आप काजी साहब गाइड कर रहे हो, मैं गाइड करता हूँ, और हमारे दूसरे ब्रोकरेज हाउस में अच्छे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो गाइड करते हैं और ईमानदारी से गाइड करते हैं। ये नहीं बाइंग तो आसान है, किसी को भी कह दो ये बाय कर दो तो वो तो खरीद लेगा। असल बात तो ये है कि भाई बेचूं कहाँ मैं, दिलवा तो दिया आपने, अब मैं निकलूं कहाँ। असल पॉइंट ये, वो जो कि प्रॉपर गाइड करते हैं, पेन लेते हैं, वो उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, और इसी तरह फिर आसानी होती। तो ये सारी वजह होती है साइकोलॉजिकल गेम है काजी साहब। और जो आपका ये सवाल था, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा चीजें उसमें कवर हो चुकी होंगी। जी जी सर, माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त आपने कॉन्सेप्ट दिया कि सारी चीज़ें जब वाज़िया क्लियर होगी। जी इसका आसान तरीका तो मैं यही समझाऊं कि बस अगर आपने किसी अच्छे लेवल पर स्टॉक ले लिया तो आप बिल्कुल मार्केट को देखे ही ना 1 2 साल जो है ना, बस अपने स्टॉक पर हफ्ते बाद एक आध नज़र बस कर लें।
कम से कम आप बार बार देखेंगे तो कम से कम पैनिक नहीं होंगे अगर आपने वो लॉन्ग टर्म जहन से वो स्टॉक लिया हुआ है और अच्छे लेवल्स पर आपने लिया हुआ है, और जबकि आपको पता है कि स्टॉक ने चलना भी आगे फ्यूचर में। मैं तो तकरीबन यही समझा उसमें। सर एक लास्ट आखिरी सवाल हम करते हैं क्योंकि टाइम भी हमारा काफ़ी हो गया है। स्टॉप लॉस के हवाले से हम बात करते हैं। बात बात हम ये देखते हैं कि जब हम स्टॉप लॉस जो है नीचे 3%, 4%, 5%, और बात इवन लोअर लॉक पर भी हमने स्टॉप लॉस लगाया होता है, तो ऐसा हमें लगता है कि वो हमारा मार्केट जो है कोई भी जो है स्टॉक है उसने स्टॉप लॉस को हमारे हिट किया और वहीं से उसने बाउंस बैक कर देता है। इवन के लोअर लॉक पर भी स्टॉप लॉस लगाया जाए, वहां से भी उसने स्टॉप लॉस को हिट करना है और वापस उसने रिकवर कर जाना है। और शायद हमारे जहन में ये आता है कि जो बड़ा प्लेयर है उसको पता है कि हमने कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और उसी ने वहीं से हिट करके वापस निकालना है उस स्टॉक को जो है। और बाज़ औक़ात यदि कुछ है, यदि ये भी तरीका बता दें कि कहाँ पर जो है स्टॉप लॉस की टेक्निक ऐसी हो कि हमारा या तो अव्वल तो स्टॉप लॉस हिट ना हो, या फिर अगर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो तो वो स्टॉक इतना नीचे आ जाए तो कुछ थोड़ी सी हमें खुशी हो कि शुक्र है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और वो स्टॉक देखे वाकई नीचे चला गया और वापस नहीं आया, कि हम अच्छे टाइम पर जो है वहां से निकल गए। इसके बारे में भी, ये भी कोई साइकोलॉजिकली गेम ही है ये सारी? इसमें काजी साहब ये होता है कि आप बहुत करीब करीब तो आप स्टॉप नहीं लगा सकते। जो अच्छा, उसमें मुख्तलिफ टाइम फेजेस होते हैं। जैसे डे बाय डे ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग तो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी अभी मेरा स्टार्ट है तो मैं सर अभी इंट्राडे काम किया करूँगा, यानी जो सबसे मुश्किल काम है वो पहले ही करना चाहता है। तो उनको जो पता नहीं होता कि बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है वो इंट्राडे में काम नहीं कर सकते, और जो हमारे नए पब्लिक में जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो समझता है कि ये बहुत आसान काम है, तो अक्सर जो है वो टाइम भी उनका ज़ाया होता है, मार्केट भी उसको जो है ना इंतहाई बुरी नज़र आती है कि ये जी स्टॉक मार्केट तो है ही कोई जो है ना अजीब सी चीज़, और वो लॉस में भी होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अपनी गमी खुशी से भी वो रह जाते हैं, और अगर लेवरेज पे काम करें तो वो चाहे नमाज पढ़ रहे हो तो भी स्टॉक मार्केट का ही सोचेगा, चाहे वो वॉशरूम में बैठा हो तो भी वो स्टॉक मार्केट का ही सोचेगा जो इंट्राडे काम करेगा। किसी के शादी पे गया हो, किसी के गमी खुशी पे गया हो, तब भी जो है ना मोबाइल हाथ में होगा और बार बार उसको देखता रहेगा। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, अपनी सेहत को खराब करने वाली बात है। इंट्राडे काम से गुरेज किया जाए, हमें तो फायदा है किसी भी ब्रोकरेज हाउस को कि आप जितना ज्यादा काम करोगे तो उस ब्रोकरेज हाउस का कमीशन ज्यादा बनेगा। जहां आप 1 लाख शेयर लेके 2 दिन 3 दिन बाद बेचते हो, प्रॉफिट बुक करते हो और फिर कहीं एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम, तो और आप दिन में ही कोई 8-10 लाख शेयर ले बेचे तो वो तो किसी भी ब्रोकरेज हाउस के लिए वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है, ये तरीका जो है वो नहीं। आप मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस वाले मोटिवेट करते हैं इंट्राडे काम करने, जो कि मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। इंट्राडे काम से गुरेज किया करें, और जो स्टॉप लॉस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो यही वजह होती है कि आप कहीं पर भी स्टॉप लगाते हो तो वो हिट होगा और वो वापस आपके अगेंस्ट जाएगा। स्टॉप लॉस के प्रॉपर लेवल्स होते हैं जो डे बाय डे काम करते हैं, यानी आज अगर फर्ज करें बाइंग की तो कल इसका स्टॉप लॉस क्या बनता है वो जो हम बताते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता कि जी वो हिट हुआ तो वहां से वो ऊपर वक्ती तौर पे आपको ऊपर नजर आएगा कि एक लेवल पे 100 पे ट्रेड है, हमने कहा जी फर्ज करें 97 पे स्टॉप लगा, अब वो हिट हुआ और वापस वो 98 99 पे गया, और आप बगैर हमें कहे स्टॉप लॉस को तो आपने एक्सेप्ट किया था, लगाया था, लेकिन जैसे ही वो 99 पे गया आपने फिर बाइंग की और फिर वो आके 91 पे आया, तो वो फिर आप बैठे ही रहोगे। और क्योंकि आपने ये देख लिया कि जी ये तो मौलवी साहब ने या काजी साहब ने स्टॉप लॉस बताया ही गलत, ये देखें स्टॉप लॉस हिट होके तो ऊपर गए, तो ऐसा नहीं है कि जी वो ऊपर फिर नहीं जा सकता, वक्ती तौर पे ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस सही लेवल पे है तो वो उसमें आखिरकार नीचे ही आना होता है, और कहीं ज्यादा नीचे अच्छे लेवल्स पे फिर आपकी बाइंग हो जाती है।
तो ये मैं नहीं मान सकता कि जी स्टॉप लॉस, हाँ अपने तौर पे आप लगाओगे तो वो किस बेस पे, तुक्के पे आप स्टॉप लॉस कहीं पर भी लगा दो, तुक्के पे आप कहीं पर भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तुक्के पे आप कहीं पर भी बाइंग कर लें। तो ये स्टॉप लॉस क्या, सारी तीनों चीजें ही गलत हैं, बाइंग सेल और स्टॉप लॉस सब गलत हैं। तो इन चीजों को जो है ना वो देखना पड़ता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ तो किस बेस पे कर रहा हूँ। जी कैसे। हाँ जी सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और तकरीबन सारी सवालों का और बड़ा ज़बरदस्त आपने जवाब दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि इन सवालों को और इनके जवाबात को सुनकर जो है फ्यूचर में कोई भी जो स्मॉल इन्वेस्टर है या जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा है वो यही गलतियां बार बार करेगा। अगर वो प्रॉपर जो है वो इस वीडियो को भी अगर गौर से देखे और सारी बातों को अगर नोट करे, खुलासा जो है जहां तक मैं समझाऊं खुलासा कि जिसका काम उसी को साझे। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर न्यू है या आपको तजर्बा नहीं है या आपको ये सारी चीज़ की समझ नहीं है कि तो लाजमी आप जो है किसी एक्सपर्ट की जो है या तो गाइडेंस लें प्रॉपर या उसी के अंडर काम करें या प्रॉपर इस काम को सीखें, तभी जाके ये काम हो सकता है। अदरवाइज जिस तरह ये बड़े प्लेयर्स आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, इसमें 99.9% चांस है कि आप उसके अंदर जो है वो ट्रैप होंगे। ये सर मैं आखिर में कहूँगा आपको कोई आपने आखिरी नोट्स जो अगर आप देना चाहें हमारे सुनने वालों को। माशाल्लाह आपको बहुत पसंद किया जाता है यूट्यूब पर और यदि बहुत ज़्यादा लाइकिंग है आपकी, तो जो आपको पसंद करते हैं अस्करी के अलावा मेंबर्स भी हैं जो हमारे भी खासतौर पर ग्रुप के अंदर मेंबर हैं, तो आप क्या उनको गाइड करेंगे, क्या यदि कि उनके लिए क्या सजेशन होगी कि आने वाले दिनों में वो कैसी स्ट्रेटेजी जो वो अपनाएं स्टॉक मार्केट से हवाले से। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका भी बेहद शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने इस सेशन में कहा है वो तमाम सुनने वालों के लिए फायदेमंद साबित। एक चीज़ जो आए दिन हमें सामना करना पड़ता है वो इन्वेस्टर्स जिनका हमारे पास यानी मेरे पास या अस्करी में या जहाँ कहीं भी मैं होता हूँ, जरूरी नहीं है कि कौन से टाइम पे कहाँ पे हो, लेकिन जो मेरे क्लाइंट नहीं होते और कहीं और काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ लिस्टेड नहीं होते या आपके पास लिस्टेड नहीं होते आपके ग्रुप में, तो वो आपसे पूछें या मुझसे पूछें कि जो, तो उस पे हम रिकमेंड नहीं करते। तो वो कहीं ये समझ लेते हैं कि ये अब उस पे क्या नाम देना चाहिए मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, हमें बताते नहीं हैं और गाइड नहीं करते, जो कि रोजे के साथ हूँ इसमें कोई जो झूठ या कोई ऐसी बात उसमें नहीं है जो मैं अभी कहने लगा हूँ। कभी भी हमारे जहन में, न काजी साहब के न मेरे जहन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो पूछने वाला है तो उसको जो है ना मैं गाइड ना करूं। बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन चूंकि ये स्टॉक मार्केट एक वाहिद ऐसा बिजनेस है जो कि रोज ओपन होता है और रोज उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, रोज ही लेवल्स चेंज होते रहते हैं, हर हफ्ते जो है वो लेवल्स चेंज होते हैं। अब वो पूछने वाला जो कि स्मॉल इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर है, जो पूछने चाह रहा है और उस पे हम कोई कमेंट नहीं करते कि जी इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर, उसका मकसद ये होता है कि अभी मैं अगर आपको कहूँ कि ABCD यहाँ पे जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ बाइंग बनती है और ये यहाँ तक जा सकता है। अब बाइंग तो ठीक है, लेकिन जो ये बात मैंने कर दी आपको कि जी ये इस लेवल तक इसका टारगेट हो सकता है, जा सकता है, वो गलत हो जाता है। वो आज के दिन के एनालिसिस के हिसाब से तो ठीक है कि जी यहाँ तक जा सकता है, लेकिन क्या पता कि कल नहीं तो परसों, जो मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था, तो जो हमारे साथ क्लाइंट जुड़े हुए हैं उनको तो हमने गाइड कर दिया कि जी ये जो 3 दिन पहले मैंने कहा था, अब इसका स्टॉप लॉस चेंज हुआ या प्रॉफिट टेकिंग या जो आपने लिए हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें या थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल जाएं। लेकिन वो इन्वेस्टर जो हमारे साथ नहीं है, नहीं जुड़े हुए, वो किसी और हाउस में, ब्रोकरेज हाउस में उनके अकाउंट है और वो कर रहे हैं, तो उस बेचारे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकी।
तो जो कि ये चीज फिर उसके लिए नुकसानदेह है, और उसके ज़हन में आ जाता है कि जी उन्होंने गलत बताया था। और कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं उठते बैठते महफिल में कहे कि जी ये तो मरवत साहब जो है बताते ही गलत है जी, वो मुझे बताया था, देखे वो तो नीचे चला गया। हालांकि हमने अपने क्लाइंट को तो स्टॉप लॉस के साथ निकाला होता है या प्रॉफिट टेकिंग की होती है वक्ती तौर पे। तो ये मेरी जो सुनने वाले हैं उनको रिक्वेस्ट ये है कि जहां पे भी आपका अकाउंट है, किसी भी ब्रोकरेज हाउस में, अच्छे अच्छे हाउस हैं सारे, उनके एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उनको फॉलो करें, उनको जो है वो जो पूछे भी उन्हीं से। और जो हमारे साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं इस तरह, तो प्रॉपर ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप ऐड होते हैं, भाई साहब के साथ आप ऐड होते हैं। इनके नॉमिनल से जो है वो चार्जेस होते हैं, मेरे ख्याल में, मुझे तो पता नहीं है कितना का हिसाब चार्ज करते हैं आपको। सर 500 रुपया मंथली जो है चार्ज होता है हमारा सिर्फ। अच्छा, तो 500 रुपए तो कुछ भी नहीं है, यानी जिनकी इन्वेस्टमेंट लाखों के हिसाब से है, तो महीने का 500 तो मेरा ख्याल है कि एक मोबाइल पे इजी लोड भी 500 रुपए से आजकल ज्यादा आप करते होंगे। तो ये अगर दिन रात एक करके आपको ये बताते हैं, मेरी कोई फीस नहीं होती, और ना काजी साहब जो आप लोगों से 500 लेते भी हैं, तो ये इनकी मेहनत है, इन्होंने काम करना होता है, इनके आगे कोई असिस्टेंट वगैरह जो कि वीडियो को एडिट करना और सारा काम कराना। फिर लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी जो है ना कुछ, क्योंकि ना ट्यूशन पढ़ा सकते हैं अभी ना कुछ, तो स्टॉक मार्केट में इसकी एक्सपर्टीज है। तो वो मैं तो कहता हूँ ये कार्य खैर है एक तरह से आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग अगर 500 रुपए देते हैं तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, ये भी फ्री में ही है मेरे हिसाब से। तो इसमें ये नहीं है कि इसको आप फीस का नाम दें कि जी 500 रुपए फीस है, फीस का नाम तो दे ही ना, ये तो एक्सपेंस भी मुश्किल से ही पूरे हों। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे हमारे साथ होते हैं, अस्करी में अकाउंट ओपन करते हैं, तो प्रॉपर ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको ऐड किया जाता है, डेली बेसिस पे जो लेवल्स चेंज होते हैं उस पर भी गाइड किया जाता है, स्टॉप लॉस भी बताए जाते हैं, और उसको फिर आपने इग्नोर नहीं करना। जहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है तो वो भी फॉलो करें, ये नहीं कि जी प्रॉफिट वाला फॉलो कर रहे हो और स्टॉप लॉस वाला, लॉस वाला नहीं प्रॉफिट कर रहे हो, दोनों आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो फिर आने वाले महीनों में, सालों में फिर बेहतरी होती है, जिसमें पहले मैंने अर्ज किया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बाकी स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। लॉस भी करोगे तो आपको पता होगा आपके अपने हाथ में, प्रॉफिट भी करोगे, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी फिर रहे हो, तो मोबाइल ऐप है, लैपटॉप है, आपका बिजनेस भी आपके साथ साथ चल रहा है। एक एक क्लिक से आप बिजनेस बंद कर दो, एक ही क्लिक से आप बिजनेस फिर ओपन कर दो। एवरग्रीन है कि ये कोई भी ऐसा बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर जगह चाहिए होती है, या रेंट पे लोगे या जो है आप परचेज करोगे, तो उससे जब आप बेचने पे आओगे तो वो जरूरी नहीं है कि मार्केट में आपको खरीदार भी मिले कि वो बिजनेस आपसे फौरन ले ले। ये वाहिद स्टॉक मार्केट एक ऐसा है कि आपको एक दो मिनट भी नहीं लगते कि आप एक ही उंगली प्रेस करने से आपका कारोबार खत्म, बंद। आपने जो है ना लैपटॉप बंद किया, मोबाइल बंद किया, आपके शेयर्स कोई नहीं पड़े हुए, आपका सरमाया महफूज पड़ा हुआ है। आप चाहे 3 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद आओ, फिर उसी तरह आपको खिली खिली ग्रीन आपको वही स्टॉक मार्केट आपको नजर आएगी, वही शेयर्स जो है ट्रेड होते रहेंगे, और आप अपना बिजनेस इसमें चला सकते हो। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन अगर तरीके से किया जाए और प्रॉपर आप अपने कंसल्टेंट को फॉलो करें, तो इससे अच्छा बिजनेस कोई और है नहीं। और इससे खतरनाक ऐसे नहीं है कि आप लेवरेज पे आप काम करो। जब आपके पैसे जो है 10 लाख है और काम आप 40 का कर रहे हो, 40 में से 10 कम होना कोई इशू नहीं है, तो आप जो है वो 3 मिलियन से फिर 30 लाख से फिर 10 लाख कमा लोगे। लेकिन आप भूल चुके हो कि आपके 10 लाख थे, आपने काम 40 का किया, जैसे ही वो 40 लाख से 32 लाख पे आएगा, 31 पे आएगा, तो आपका ब्रोकरेज हाउस आपका माल बेच देगा और आपके हाथ में सिर्फ 1 लाख रुपए आपका अपना रह गया। और टीवी चैनल्स पे फिर सुनते हैं आप कि लोगों का अरबों का सरमाया डूब गया, ये हो गया वो।
ये कोई नहीं होता, ये वजह ही सारी यही होती है, जो कि जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग इसको लेते हैं और मार्केट को बेहतर पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेवरेज पे आपने कितना माल लिया हुआ है, आप कितने पैनिक में अभी हो, आप शदीद पैनिक में हो, शदीद बहुत ज्यादा खुशी में आप अगर हो तो उस वक्त भी आपको मार्केट माफ नहीं करती। आपकी खुशी को गम में बदलना मिनटों सेकंडों का काम होता है मार्केट का। और जब आप बहुत ज्यादा पैनिक में आके बेचते हो तो भी उनको पता होता है आपसे माल लेके और आपको और जो है ना दुख दे देते हैं और फिर मार्केट ऊपर। उस वक्त जब आप सोच रहे होते हैं कि किसी तरह मैं ये बेच दूं और फिर स्टॉक मार्केट में मैं नहीं आऊंगा, ये आपकी भूल है। वो आपसे माल ले लेता है और जब फिर मार्केट को आप ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको इतना अट्रैक्शन वो दिखा रहा होता है कि ना चाहते हुए भी फिर आ जाते हो आप। तो जब फिर ही आना है आपने तो फिर प्रॉपर फॉलो करो और सही तरीके से उसको लें एक बिजनेस की तरह, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी काजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और सबको जो है वो रमज़ान और आगे आने वाले, चूंकि आखिरी अशरा अभी जो है स्टार्ट होते हैं, जुम्मतुल विदा भी आगे आ रहा है, तो अपने दुआओं में याद रखें। मदीना मुनव्वरा से अक्सर जो है मस्जिद नबवी पे जो नमाज पढ़ने जाते हैं और अक्सर जब मुझे कहते हैं कि जी यहाँ बैठ के हम काई साहब को और सब आपको दुआओं में याद करते हैं और वो वीडियो भेज देते हैं कि जो वहाँ बैठे होते हैं इबादत कर रहे होते हैं, तो दिली खुशी होती है। और हमें सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं आप सबको, और जो इस तरह की एक चिंगारी सी भी खुशी की जो हम तक इस तरह पहुंचती है, दुआओं में आप याद करते हो, तो यकीन करें कि हमारे लिए वही सब कुछ, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत तो हमारी फिर इस तरफ मानी जाती है। तो हमेशा याद रखें कि जो भी हम गाइड करते हैं तो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जाके दिल से आप लोगों को जो है वो गाइड करते हैं। जब आपके दिल से दुआएं निकलती हैं हमारे लिए वही काफी। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने गिरदो नवा में सबका बहुत ख्याल रखें। पैनिक में ना करें, हाइपर ना हुआ करें, गुस्से पे कंट्रोल रखा करें। आम या स्टॉक मार्केट से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे से जो है वो बहुत केयर के साथ, खुशी के साथ बात किया करें। जब भी आपको कोई गुस्सा करे तो कुछ टाइम के लिए, बेशक वो गलती पे है, कुछ घंटे दो के लिए खामोश हो जाए करें, क्योंकि जो खामोशी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है इबादत का, तो जरा चुप हो जाए करें। आप यकीन करें कि वो 2-3 घंटे के बाद वही बंदा आपके पास आएगा, आपसे माफी भी मांगेगा और आपके साथ उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा आगे तक जाएगी। लेकिन अगर आप भी गुस्सा करेंगे, आए दिन जो हम न्यूज में सुनते हैं, जो घरों में कुछ इस तरह, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, आपकी रिश्तेदारों और उसमें ये चीजें, ये दुनिया तो रह जानी है, हमारा तो आखिरत की तरफ ही जो है ना जाना है। तो इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा केयर किया करें अपना और अपने रिश्तेदारों बेगनों का बहुत ख्याल रखें। काजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर जब भी कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके सेशन पे आए। अल्लाह हाफिज़।